हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अगेन महेश्वरी ऑर्थोपेडिक्स की जो बुक है उसका हम चैप्टर 13 यानी कि इंजरीज अराउंड द शोल्डर फ्रैक्चर ह्यूमरस कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं कि आगे आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है रेलेवेंट एनाटॉमी। ऑफ कोर्स हमें शोल्डर जॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर बेसिक रेलेवेंट एनाटॉमी कोई अगर हमसे पूछे शोल्डर जॉइंट की, तो हमें ये पता है कि जो शोल्डर गर्डल है या जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली 3 बोन से मिलकर के बना है, क्लाविकल, ह्यूमरस एंड स्कैपुला। तो ये सारे के सारे मिलकर के जॉइंट्स बनाते हैं जिसको टुगेदर हम शोल्डर गर्डल या फिर टुगेदर हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि शोल्डर में कितने सारे मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, चाहे वो अबडक्शन हो, अडक्शन हो, मीडियल लैटरल रोटेशन हो या फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो। तो इतने सारे मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाना, वो भी इतनी सारी डायरेक्शंस, इतने सारे डिफरेंट प्लेन्स में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है ना क्योंकि ये जो शोल्डर गर्डल है, जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, ये केवल 2 बोन से नहीं बल्कि 3 बोन यानी कि 3 जॉइंट्स से मिलकर के ये बना है। इसीलिए इतना ज्यादा फीचर है इसका कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, शोल्डर गर्डल है वो क्लाविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस से मिलकर के बना है और ये सारे आपस में आर्टिकुलेट होकर के एक यूनिक फीचर देते हैं शोल्डर को, विच इज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसी वजह से देयर इज अ रीच ऑफ द हैंड इन ऑल डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल क्लाविकल की बात करें तो क्लाविकल इज द ओनली लॉन्ग बोन विद द मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इस लाइन को आप स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज एमसीक्यूज में ये बहुत पूछा जाता है। दैट नेम द ओनली लॉन्ग बोन विद द मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, द आंसर इज द क्लाविकल एंड इट इज द हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बोन ऑल्सो। ठीक है ना, वर्टिकल होती है बाकी तो, बट दिस इज द ओनली विच इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। अब होता क्या है कि आगे हम देखते हैं। तो सपोज ये हमारा क्लाविकल है, ठीक है ना, ये हमारा अभी पोस्टीरियर व्यू से दिया गया है, ठीक है। सो सपोज ये हमारा क्लाविकल है, तो क्लाविकल जाहिर सी बात है कि एक जहां पे स्टर्नम होगा उस साइड को बोलेंगे मीडियल साइड एंड ये जो बाहर वाली साइड होगी इसको हम बोलेंगे लैटरल साइड, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि क्लाविकल में क्या होता है कि जो मीडियल एंड होता है क्लाविकल का, जो मीडियल एंड होता है क्लाविकल का, वो आर्टिकुलेट करता है विद द स्टर्नम टू फॉर्म द स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट। आप खुद अपनी बॉडी पे इमेजिन कीजिए क्लाविकल को मीडियल साइड। मीडियल किस चीज को बोलते हैं? जो बॉडी के मिड लाइन की तरफ हो। तो मीडियली अगर हम क्लाविकल को देखें तो वो किससे जुड़ी है, किससे आर्टिकुलेट कर रही है? स्टर्नम से। तो स्टर्नम और मीडियल एंड ऑफ द क्लाविकल जो है वो जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनेगा? स्टर्नम का स्टर्नो ले लो और क्लाविकल का क्लाविकुलर ले लो, तो जॉइंट बना स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ विच इज प्रोवाइडेड बाय थिकन पोर्शन ऑफ द कैप्सूल। अब ऐसा होता है ना कि ठीक है, एक है हड्डी का ढांचा, हड्डी हड्डी जुड़ के जॉइंट बन गया, लेकिन इतनी स्टेबिलिटी काफी नहीं होती। इसको और स्टेबल कौन बनाता है? जो हमारे मसल्स रहती हैं, जो हमारे लिगामेंट्स रहते हैं या जो हमारी कैप्सूल्स रहती हैं। सो ऑल टुगेदर ये सब चीज मिलके हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद कह रहा है कि जो लेटरल एंड है क्लाविकल का वो आर्टिकुलेट किससे करेगा? एक्रोमियम, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, और यहाँ पे ये बन जाएगा एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट। कितना इजी था। द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट डिपेंड पार्शियली अपॉन द एक्रोमियो क्लाविकुलर लिगामेंट। अब क्या होता है कि जो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट होता है यानी कि जो लेटरल एंड क्लेविकल का जो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से जुड़ा है, वहां पे उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट्स। कौन प्रोवाइड करता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट्स। एंड द मोर स्टेबिलाईजिंग स्ट्रक्चर जो वहां पे होता है, इट इज द कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो क्लेविकल का मीडियल एंड है वो जुड़ा है स्टर्नम से, फॉर्मिंग द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब क्या है कि स्टर्नम फिक्स्ड है क्योंकि रिब्स निकल रही हैं, तो वो फिक्स्ड है, तो वहां पे स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइडेड है। लेकिन जो लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल है वो फ्रीली मूव्ड है, जुड़ा तो वो एक्रोमियम प्रोसेस से है, लेकिन उसको जो स्टेबिलिटी है, जिसको और मजबूती है, वो कौन देते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट्स और कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट्स। ओके,
उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अब इसमें डिटेल में आप मत जाओ, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक, कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिगामेंट है, यानी कि जो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, कोनॉइड एंड ट्रेपीजॉइड। तो दीज लिगामेंट मस्ट बी टॉर्न बिफोर द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कैन वाइडली डिस्प्लेस फॉलिंग एंड इंजरी। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई ये सोचे कि भाई लेटरल एंड ऑफ द क्लैविकल और जो एक्रोमियम जुड़े हैं अगर वो उस जॉइंट का डिस्प्लेस हो जाए, तो ऐसा नहीं है, पहले उन्हें इन लिगामेंट से गुजरना पड़ता है। अगर ये लिगामेंट टूटते हैं, टॉर्न होते हैं, तभी वो जॉइंट पे इफेक्ट डालेगा, वरना ये लिगामेंट इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये अच्छी खासी स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल मसल में दूसरी बोन है हमारी स्कैपुला। स्कैपुला एक फ्लैट बोन है जो कि पीछे से पूरी मसल से कवर है, ठीक है ना। तो इस बोन का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस पे इतनी थिक कवरिंग है, लेयर्स बाय लेयर मसल्स की, कि ये डिस्प्लेस हो ही नहीं सकती। एंड बिकॉज ऑफ इट्स रिच वैस्कुलैरिटी, अब इतनी सारी मसल्स जो हैं वो उसके पास अटैच है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रिच वैस्कुलैरिटी होगी, ठीक है। तो स्कैपुलर फ्रैक्चर्स जो वैसे भी रहते हैं ना, दे यूजुअली यूनाइट, वो अपने आप ही यूनाइट हो जाते हैं अगर वो ज्यादा सीवियर केसेस में नहीं है तो। उसके बाद तीसरी बोन है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस का भी कौन सा पार्ट? प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट नहीं। डिस्टल पार्ट तो नीचे होगा, एल्बो पे जुड़ा हुआ। तो ये जो है इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, और ये जो है दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द हेड आर्टिकुलेटिंग विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। अच्छा, अब देखो, ये हमारा जो है ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, और ये जो हमारी है ये स्कैपुला की हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है। तो होता क्या है कि इसको हम बॉल एंड सॉकेट भी बोलते हैं। आप खुद देखो, ह्यूमरस का ये जो है ये बॉल की तरह है और ये अंदर सॉकेट की तरह है, तो दिस इज अ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक हेड है ह्यूमरस का जो कि आर्टिकुलेट, यानी कि किससे जुड़ रहा है? ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। दिस इज द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। तो यहाँ पे ये मिलके बना रहा है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, जिसको हम प्रॉपरली शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद द हेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर एंड द लेसर ट्यूबरोसिटी बाय द एनाटॉमिकल नेक। अब यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से लेसर ट्यूबरोसिटी एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होते हैं, और वो दोनों सेपरेटेड होते हैं बाय द एनाटॉमिकल नेक। The region below the tuberosity where the globular upper end of the bone joins the trabecular shaft of the bone is called a surgical neck. और जहां पे ये इस शाफ्ट से जुड़ रही है उस पोर्शन को हम बोलेंगे सर्जिकल नेक। तो फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं सर्जिकल साइट पे देन दी एनाटॉमिकल साइट। यानी कि हमारी जो एनाटॉमिकल नेक है वो ऊपर है और जो सर्जिकल नेक है वो नीचे है। आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कोई लकड़ी है, वो ऊपर से मोटी है एंड देन नीचे से पतली है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से तोड़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और नीचे से वो आराम से टूट जाएगी। इसीलिए सर्जिकल नेक पे जो फ्रैक्चर्स हैं वो मोस्ट कॉमन है और एनाटॉमिकल नेक पे उतने कॉमन नहीं है। इसके बाद है हमारा शोल्डर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। एंड इस शोल्डर जॉइंट के बारे में एक चीज आप लिख के ले लो। सबसे पहली बात, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्योंकि इसमें जो ह्यूमरल हेड जुड़ रहा है वो बॉल की तरह है, और जो ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला की वो एक सॉकेट की तरह है। तो बॉल सॉकेट में जुड़ रहा है, तो इसीलिए नाम हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरी चीज ये है कि इतने सारे मूवमेंट पॉसिबल होते हैं शोल्डर में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही। तो मोबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि बॉल जो है वो बिग है और सॉकेट जो है वो स्मॉल है, शैलो है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, और हल्की सी इंजरी अगर आ जाए या हल्का सा अगर कोई सडन जर्की मूवमेंट हो जाए तो ये डिस्प्लेस भी हो जाता है, एंड इवन इंजरी लगने पे फ्रैक्चर भी हो जाता है। ओके, अब ये कह रहा है कि ओनली द 1/3 ह्यूमरल हेड जो है वो कांटेक्ट में रहता है ग्लिनॉइड कैविटी के। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर जॉइंट्स ही जो शोल्डर जॉइंट या कोई भी जॉइंट है उसको स्टेबल नहीं बनाता, आसपास के स्ट्रक्चर्स जो है वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आया कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है शोल्डर जॉइंट का वो बहुत ही लैक्स यानी कि ढीला ढाला होता है और परमिट करता है काफी अच्छा मूवमेंट, और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स रहती हैं उसके इर्द गिर्द वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं जॉइंट को। एंड इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मसल्स हैं, बट उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो है रोटेटर कफ मसल। रोटेटर कफ मसल में
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोटेटर कफ मसल्स में कौन सी 4 मेन मसल्स आती हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस आती है, इंफ्रास्पाइनेटस आती है, टेरिस माइनर आती है और सब स्कैपुलरिस आती है। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, मैंने आपको बोला कि जैसे सपोज ये बंदा है, मैंने आपको बोला कि इधर की तरफ ये स्कैपुला होती है, ठीक है, ऐसे करके ये स्कैपुला होती है। तो एक ये सुप्रास्पाइनेटस होगी रोटेटर कफ की, एक ये इंफ्रास्पाइनेटस होगी, एक अंदर की तरफ से सब स्कैपुलरिस आएगी। तो 3 तो ये हो गए और एक माइनर ले लो। कौन सी माइनर? टेरिस माइनर, ठीक है। तो ये सब मसल्स जो है ये रोटेटर कफ में आती हैं। उसके बाद है द इंटरवल बिटवीन द सब स्कैपुलरिस टेंडन एंड द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन इज कॉल्ड द रोटेटर इंटरवल। उसके बाद अब हम 1 बाय 1 फ्रैक्चर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है फ्रैक्चर ऑफ द क्लैविकल। दिस इज द कॉमन फ्रैक्चर एट ऑल एजेस ग्रुप। इट यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉल ऑन शोल्डर और समटाइम्स ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड। आउटस्ट्रेच हैंड का मतलब जैसे आप आगे की तरफ गिरते हो और आपके दोनों हाथ सीधे आगे की तरफ होते हैं, उसको बोलते हैं आउटस्ट्रेच हैंड। तो अगर आप उस पे गिरे हो या डायरेक्टली शोल्डर पे गिरे हो तो क्लैविकल का फ्रैक्चर होना लाजमी है और वो होता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, इस चीज को आप समझो, क्लैविकल ऐसे है, ये पूरी जो लंबी सी है ये क्लैविकल है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये लेटरल पोर्शन ऑफ क्लैविकल है एंड ये जो इधर अंदर वाला पोर्शन है ये मीडियल पोर्शन ऑफ क्लैविकल है। तो अब जब ये टूटी, अब ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, अब जब ये टूटी तो होता क्या है ना, अब कोई एक डंडी लो आप, ठीक है, और डंडी को दोनों साइड से आप जोड़ दो। डंडी को दोनों साइड से आप क्या करो, डंडी को दोनों साइड से आप जोड़ दो और फिर उसको बीच में से तोड़ दो। तो आप देखोगे कि एक ऐसे नीचे चली जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी। तो ये क्यों जा रही है? ये इसलिए जा रही है क्योंकि इसके इर्द गिर्द मसल्स भी तो अटैच हैं, तो मसल्स भी तो पुल करेंगी ना। जिस डायरेक्शन में मसल होगी तो वो हड्डी को उस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएगी या नीचे की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड द आउटर थर्ड ऑफ द क्लैविकल। तो जो जंक्शन होता है मिडल और आउटर थर्ड, ठीक है, वो कॉमनेस्ट साइट होती है जहां पे क्लैविकल का फ्रैक्चर होता है। इसके अलावा कहीं और भी हो सकता है, लेकिन कॉमनेस्ट साइट जो है वो मिडल एंड आउटर 1/3 ही है, ठीक है। दिस फ्रैक्चर इज यूजुअली डिस्प्लेस, और ये डिस्प्लेस होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों डिस्प्लेस होता है, क्योंकि भैया इर्द गिर्द उसके मसल भी अटैच है। वो इकलौती डंडी की तरह वहां पे नहीं है, इर्द गिर्द उसके मसल्स भी अटैच है। तो जैसे ही वो बीच में से टूटी, डिपेंड करता है कि कौन सी मसल किधर है। कोई मसल उसको ऊपर की तरफ लेके चल जाएगी, कोई मसल नीचे की तरफ लेके चल जाएगी। अब यहाँ पे आप डायग्राम में ही देखो, आप डायग्राम में देखो, ओके, डायग्राम में आप ये देखो। अब एक मसल ये ऊपर की तरफ लगी है जिसका नाम है स्टर्नोक्लेइड मसल, SCM, और एक ये नीचे की तरफ है जिसको बोलेंगे पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में दो मसल हैं, इसीलिए जब ये बीच में से टूटी तो एक ऊपर लेके चली गई इसको और एक नीचे लेकर के चली गई। समझ में आया? तो कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मसल पुल, बिकॉज ऑफ द मसल पुल, ठीक है ना। तो ये यूजुअली जो होता है ये डिस्प्लेस होता है। जो आउटर फ्रेगमेंट होता है, जो बाहर वाला फ्रेगमेंट होता है, वो डिस्प्लेस कर जाता है अंदर की तरफ और नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड बाय द पुल ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब इसमें समझो, ठीक है। अब ये जो इसका लेटरल वाला पोर्शन है, ये लेटरल वाला पोर्शन है ना, तो ये जो लेटरल वाला पोर्शन है जब ये टूटता है तो ये मीडियली की तरफ और नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ आ जाता है। क्या कारण की वजह से? एक तो ग्रेविटी लग रही है इसलिए नीचे आ रहा है, और दूसरा पेक्टोरलिस मेजर मसल का पुल। आप देख सकते हो ये पुल इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो इसके पुल की वजह से। और ये कह रहा है कि जो इनर फ्रेगमेंट है वो ऊपर की तरफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द SCM मसल, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है बिकॉज SCM इसको ऊपर लेके जाती है, तो ये जो मीडियल वाला पोर्शन है इसका वो ऊपर की तरफ चल जाता है। समझ में आया इतना चीज? अब कह रहा है कि डायग्नोसिस कैसे होगा। तो डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है ना। हिस्ट्री होती है कि भाई गिरे थे और पेन एंड स्वेलिंग और कटकट की आवाज, क्रेपिटस यानी कि कटकट की आवाज आ रही है उस फ्रैक्चर साइट पे। वन मस्ट लुक्ड फॉर द एविडेंस ऑफ द न्यूरोवैस्कुलर डेफिसिट इन द डिस्टल लिम्ब, ठीक है ना। ये भी देखना चाहिए कि कोई न्यूरोवैस्कुलर डेफिसिट यानी कि कोई डेफिसिट तो नहीं है पॉसिबल। उसके बाद एक्सरे वगैरह से आप इसको कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आप ये देखो, ठीक है ना, फिगर ऑफ 8 बैंडेज में इसको सिक्योर कर दिया जाता है।
ओके। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो जो फ्रैक्चर है क्लाविकल का वो यूनाइट कर जाता है रेडिली even if displaced, hence reduction of the fragment is not essential. तो ट्राइंगुलर स्लिंग जो है वो सफिशिएंट होती है, ठीक है ना। एक्टिव शोल्डर एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट कर देते हैं as soon as the initial severe pain subside usually 10 to 14 days. देखो सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले अगर वो डिस्प्लेस हो गया है क्लाविकल का फ्रैक्चर, तो हम सबसे पहले उसे बैंडेजिंग वगैरह में रखते हैं। क्यों रखते हैं बैंडेजिंग में? ताकि वो यूनाइट हो जाए, ठीक है ना। ट्राइंगुलर स्लिंग्स वगैरह जो होता है उसमें हम उसको रख देते हैं। उसके बाद अब उसमें तो रख के रखेंगे नहीं ना, तो जैसे ही पेन लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, तो हम कुछ ही दिनों में उसको एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट करा देंगे। पैसिव मूवमेंट क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि पैसिव मूवमेंट थेरेपिस्ट कराता है और थेरेपिस्ट को नहीं पता है कि कितना हमें फोर्स लगा के करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो एक आइडिया नहीं मिल पाता। लेकिन एक्टिव मूवमेंट में क्या रहता है कि पेशेंट को खुद पता रहेगा कि उसको कितना करना है और कितना नहीं। इसलिए इनिशियली हम हमेशा एक्टिव मूवमेंट्स पे ध्यान देते हैं, पैसिव मूवमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। उसके बाद फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस भी अप्लाई हम कर सकते हैं यंग एडल्ट में विद द डिस्प्लेस फ्रैक्चर, ठीक है। ट्राइंगुलर स्लिंग जो है वो तो हम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हल्का फुल्का सा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन फिगर ऑफ 8 जो है वो अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो हमें यूज करना है। उससे क्या, अच्छा स्लिंग लगाने का, अब कोई बोलता है कि भाई स्लिंग क्यों लगा रहे हैं, वो डिस्प्लेस हो गया है फ्रैक्चर, तो उसको अच्छे से पोजीशन में ला करके बाहर से स्लिंग या बैंडेजिंग वगैरह करते हैं ताकि वो प्रॉपर अपनी जगह पे बना रहे। तो ये क्या, इससे क्या होता है, इससे इमोबिलाइजेशन होता है, यानी कि ज्यादा उस जगह पे फिर मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरिटेशन नहीं होती फालतू की, एंड उस एरिया को, वहां के इर्द गिर्द के जो टिश्यूज है उनको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है हील होने का, और आपका पेन में भी रिलीफ होता है। उसके बाद है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, जहां पे भी वर्ड आएगा ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन का मतलब यह है कि वहां पे आपने सर्जरी वगैरह करी है एंड अंदर से फिर उसको फिक्स करा है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब फ्रैक्चर के साथ साथ न्यूरोवैस्कुलर डेफिसिट भी हमारे जुड़े हुए हों, अगर बहुत ही ज्यादा सीवियरली फ्रैक्चर है तब। कोई भी फ्रैक्चर का केस होगा, ये रूल याद रखना है कि अगर वो हल्का फुल्का फ्रैक्चर है या अगर वो मैनेजेबल फ्रैक्चर है तो उसमें हम कभी भी सर्जरी नहीं करते। उसमें हम स्लिंग्स वगैरह की मदद से पहले इमोबिलाइजेशन वगैरह करते हैं, उस पार्ट को रेस्ट देते हैं और कुछ दिनों में थोड़े बहुत एक्टिव मूवमेंट्स हम उसमें स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर सीवियरली फ्रैक्चर है, सीवियर फ्रैक्चर है और उसके साथ साथ फ्रैक्चर के साथ साथ अदर न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो हम उसमें हमेशा ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन ही करते हैं, सिंपल। और इस तरीके से फ्रैक्चर को इंटरनली फिक्स किया जाता है विद द प्लेटिंग एंड नेलिंग। समझ में आया? उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे फ्रैक्चर्स की कॉम्प्लिकेशंस का पूरा एक चैप्टर है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। कोई भी फ्रैक्चर होता है या इवन आफ्टर सर्जरी फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस होते ही होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर केवल ऐसा नहीं है कि बोन है और उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं है। आपको ये समझना है कि हर चीज कॉम्पैक्ट है उसमें, बॉडी में, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो वो आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही होते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस में अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस और लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या अंतर है? अर्ली कॉम्प्लिकेशंस का मतलब यह है जो तुरंत फ्रैक्चर के टाइम पे ही आ जाएं, ठीक है ना, जो तुरंत फ्रैक्चर के टाइम पे ही आ जाएं। जैसे ही फ्रैक्चर हुआ, हो सकता है कि फ्रैक्चर के जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो अगल बगल की सबक्लेवियन वेसल्स या फिर ब्रेकियल प्लेक्सस को इंजरी कर दें। सो दिस इज अ अर्ली कॉम्प्लिकेशन। लेकिन लेट कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद बहुत टाइम तक वो आ रहे हैं और बहुत टाइम तक रह भी रहे हैं, जैसे कि शोल्डर स्टिफनेस। अब इतने टाइम तक अगर आप स्लिंग और बैंडेजिंग में अपने हाथ को रखोगे तो थोड़ा बहुत मस्कुलर स्टिफनेस तो आता है ना, तो इसलिए वो एक कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है, जिसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जल्द से जल्द मूवमेंट करके, और पेशेंट को पेन फ्री रेंज में हमेशा मूवमेंट कराने हैं। उसके बाद दूसरा लेट कॉम्प्लिकेशन जो है दैट इज द माल यूनियन एंड द नॉन यूनियन, ठीक है ना, कि नॉन यूनियन मतलब कि वो यूनाइट ही नहीं हो पा रहा है फ्रैक्चर फ्रैगमेंट, जो कि इस केस में स्पेसिफिकली क्लाविकल के केस में बहुत रेयर है क्योंकि जुड़ जाता है। और माल यूनियन यानी कि गलत जुड़ गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फंक्शनल डिसेबिलिटीज वगैरह आ जाती हैं।
फॉर द पेनफुल नॉन यूनियन ऑफ द क्लैविकल, ओपन रिडक्शन, अगेन कुछ भी अगर ऐसी चीज हो तो उसमें भी ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, बोन ग्राफ्टिंग वगैरह, हम ये सब चीजें उसमें करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कैपुला की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो फ्रैक्चर है स्कैपुला का वो बहुत लेस कॉमन है। कोई पूछे कि क्यों लेस कॉमन है, क्योंकि स्कैपुला पीछे की तरफ है और उसके इर्द गिर्द, उसके ऊपर नीचे इतनी सारी मसल्स की लेयर है ना कि उसका जो फ्रैक्चर है वो लेस कॉमन है, ठीक है ना। और पेशेंट जो है वो आसानी से रिकवर कर जाता है विदाउट मच ट्रीटमेंट, मतलब अगर ज्यादा ध्यान ना भी दिया जाए तो भी वो ठीक हो जाता है। तो स्कैपुला जो है वो बेसिकली ब्रेक होती है 4 जगह से। 4 जगह से हो सकती है, या तो बॉडी से, या नेक से, या एक्रोमियम प्रोसेस से, या कोराकोइड प्रोसेस से। अगर आपने स्कैपुला बोन को देखा है तो आप खुद देख सकते हो कि उसकी जो एक्रोमियम प्रोसेस निकली है या कोराकोइड प्रोसेस निकली है, इट्स लाइक अ प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन की तरह निकली है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है कि अगर टूटेगा, फ्रैक्चर होएगा तो वहीं से होगा, ठीक है ना। अदरवाइज इट्स लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से बोन है। अब ये बोन क्या ही टूटेगा, ठीक है, कॉमन सेंस सा बात है। सो इट्स नॉट वेरी कॉमन। उसके बाद है मोस्ट ऑफन द फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेज। डिस्प्लेज भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि इर्द गिर्द मसल्स ही इतनी है, तो डिस्प्लेज क्या ही होगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में ये है कि हमें जल्द से जल्द शोल्डर मोबिलिटी को अचीव करना होता है एक्टिव एक्सरसाइजेस करा के, जैसे ही पेन थोड़ा सा हटे साइड में। इसमें भी हम ट्रायंगुलर स्लिंग लगा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा पेन है और स्वेलिंग है, ठीक है ना। बस 1 वीक 10 डेज इतने के लिए सूटेबल होता है। उसके बाद तुरंत हमें एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट करवाने होते हैं पेशेंट को, ताकि थोड़ी बहुत ही मोबिलिटी बनी रहे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि अरे भैया स्कैपुला का फ्रैक्चर है तो शोल्डर मोबिलिटी का क्या है? तो अगर आपने स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आगे वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी हम शोल्डर से, कंधे से मूवमेंट कर रहे हैं उसमें स्कैपुला बोन का भी रोल है। इसीलिए अगर स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम, यानी कि ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं, अगर इनमें से स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम में से अगर एक भी चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाए, एक भी चीज अगर खराब हो जाए तो क्या होता है? प्रॉपर शोल्डर का मूवमेंट हो ही नहीं पाता है। इसीलिए स्कैपुला और वैसे भी दूसरा रीजन ये भी है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें जो है वो साथ में चलती हैं, ठीक है। उसके बाद है डिसलोकेशन ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब तक समझ में आ गया होगा कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर इंजरी है। क्यों? क्योंकि स्टर्नम इस तरीके से है सपोज, ठीक है, और यहां से इस तरीके से क्लैविकल दोनों साइड से है। सो दिस इज द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, और यहां से ये पूरी रिब्स है, ठीक है, ये पूरी रिब्स है। तो बहुत ज्यादा वैसा स्ट्रक्चर है ये, तो इसका बहुत ही रेयर इंजरी है। जो मीडियल एंड है, यानी कि ये जो मीडियल एंड है क्लैविकल का, वो डिस्प्लेस हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है ना। एंड क्या है कि अपना अच्छे से आप बैंडेजिंग वगैरह करके थोड़े दिनों के लिए इमोबिलाइजेशन करके देन यू कैन स्टार्ट विद द एक्टिव मूवमेंट। उसके बाद आती है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अगेन वही है, रिडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रेशर देकर के ओवर द डिसलोकेटेड एंड। तो जो मीडियल साइड से जो आगे की तरफ आ गया ना फॉरवर्ड, उस पर आपको प्रेशर देना है डायरेक्टली, एंड उसके बाद उसको बैंडेज लगा के फिक्स कर दो। वो वहां से हिलेगा नहीं, पेन कम होगा, धीरे धीरे वो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। रिकरेंस जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि दोबारा हो सकता है, बट इससे कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से उसकी जगह ही ऐसी है कि वो कॉम्पैक्ट बिल्कुल वहां पे रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबलक्सेशन और द डिसलोकेशन ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये भी बहुत अनकॉमन इंजरी है, जो कि फॉल से आउटर प्रोमिनेंस ऑफ द शोल्डर, यानी कि जो शोल्डर का बाहरी पोर्शन है उस पर अगर आप गिरते हैं तो ये होता है, बट इट्स वेरी रेयर, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे क्लैविकल का फ्रैक्चर हो रहा है बीचों बीच से, जिसमें कि एक पोर्शन ऊपर जा रहा है, एक पोर्शन नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ द मसल पुल। उसके बाद हमने देखा कि जो बेसिकली स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट होता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज्यादा रेयर है, बट अगर होता भी है तो हम डायरेक्ट प्रेशर देके उसको पीछे करके स्लिंग में बांध देते हैं। उसी तरीके से अगर सबलक्सेशन मतलब अपनी जगह से थोड़ा हिल जाना, ठीक है, तो अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का हुआ है तो वो भी अनकॉमन है बहुत, और वो भी मैनेजेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा देखा। फिर स्कैपुला बोन का हमने देखा कि पहली बात तो होता नहीं है, और क्योंकि मसल्स ही इर्द गिर्द इतनी सारी है, और अगर हो भी जाए तो मसल्स की वैस्कुलैरिटी इतनी अच्छी होती है कि वो इजीली अपना हील हो जाता है।
अब हम बात करेंगे अबाउट द पैथो एनाटॉमी। द इंजरी में रिजल्ट्स इन द पार्शियल और द कंप्लीट रप्चर ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर और द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारा जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो वहां पे मुस्टंडे हट्टे कट्टे लिगामेंट्स हैं, जिसका नाम है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, उससे इंजरी को गुजरना पड़ता है। अगर वो टूटे तब जाकर के वो कहीं ना कहीं अपना एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे इफेक्ट देता है। ठीक है, सो अगर पार्शियल इनकम्प्लीट रप्चर हुआ है एक्रोमियोक्लेविकुलर या इसके लिगामेंट का, तब जाके उसमें इंजरी होगी। उसके बाद है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसकी जो इंजरीज हैं, यानी कि जो एसी जॉइंट की जो इंजरीज हैं वो डिवाइड करी है 3 स्टेजेस में डिपेंडिंग अपॉन देयर सीवियरिटी। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं इस बॉक्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले है इसमें ग्रेड 1, जिसमें कि एक मिनिमम सा स्ट्रेन पड़ेगा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट पे और इर्द गिर्द के जॉइंट कैप्सूल पे। ग्रेड 2 में रप्चर हो जाएगा एसी लिगामेंट और जॉइंट कैप्सूल, और ग्रेड 3 में तो एसी जॉइंट तो हुआ साथ में एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट भी हो गया। यानी कि अगर किसी बंदे के दोनों ही लिगामेंट टूट गए या टॉर्न हो गए ना, इसका मतलब वो बहुत सीवियर केस है और ग्रेड 3 में आ रहा है एंड उसको तुरंत इंटरनल फिक्सेशन ओपन रिडक्शन ये चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना। डायग्नोसिस में ये है कि डेफिनेटली कहीं पे भी फ्रैक्चर होगा तो पेन स्वेलिंग तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड क्योंकि चोट लगी है तो ब्रूसेस वगैरह भी रहेंगे। ठीक है ना, रगड़ चोट वगैरह जिसको कहते हैं। सो ग्रेड 3 इंजरी में जो लेटरल एंड है क्लाविकल का वो आगे की तरफ प्रोमिनेंट हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, अब ये प्रोमिनेंट क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेड 3 में दोनों लिगामेंट जो उसको मजबूती से पकड़े हुए थे वो ही टूट गए। तो जाहिर सी बात है कि वो जो एंड होता है, जो लेटरल एंड होगा क्लेविकल का, वो पॉप आउट हो जाएगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा। और एक्सरे वगैरह हम लेते हैं, उसमें कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट में यह है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है वो तो बेसिकली हम ट्राइंगुलर स्लिंग उसमें लगा देते हैं, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए दे देते हैं और बोल देते हैं कि रेस्ट करो। लेकिन ग्रेड 3 में आपको सर्जिकल रिपेयर ही करना पड़ता है, क्योंकि तब बात जो है वो बिल्कुल जॉइंट तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, देखा ना हमने कि प्रोमिनेंट हो गया लेटरल एंड ऑफ क्लाविकल। उसके बाद आते हैं हम फाइनली डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर पे।